मेरे प्रिय छात्रों, कैसे हो? बढ़िया। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि वैद्युत आवेश क्या होता है, वैद्युत आवेश के प्रकार क्या है और वैद्युत आवेश के गुण कौन कौन से हैं। उनमें हम लोगों ने वैद्युत आवेश के संरक्षण का नियम, मूल आवेश और वैद्युत आवेश की परमाणुता पढ़ ली थी। अब आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कूलाम का नियम अथवा वैद्युत बल का नियम। तो यार, किसी भी बिंदु वस्तु से अगर हम इलेक्ट्रॉन को कम करते हैं तो उनमें धनावेश आता है, और अगर हम बिंदु वस्तु में इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ा देते हैं, तो उसमें ऋणावेश आ जाता है। अब स्टूडेंट, दो बिंदु आवेशों के बीच अगर आपको मालूम है कि दो आवेशों के बीच बल लगता है, अगर आवेश समान प्रकार के हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, और अगर आवेश विपरीत प्रकार के हैं तो उनके बीच आकर्षण बल लगता है। तो स्टूडेंट, इस बल का मान क्या होगा और इसे ज्ञात कैसे करते हैं, किस तरह से इसको ज्ञात करने का क्या सूत्र होगा, ये सारी चीजें आप डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, अगर मान लीजिए हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं, एक Q1 है जो बिंदु A पर रखा है और दूसरा बिंदु आवेश Q2 है जो बिंदु B पर रखा है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी स्मॉल r है। तो भाई, आवेश क्या करता है, एक आवेश दूसरे आवेश पर बल लगाता है, ये आवेश का गुण है। और भौतिक विज्ञान में हम किसी भी पदार्थ के गुण का ही अध्ययन करते हैं। यह गुण उनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता की वजह से आ जाता है। तो अब स्टूडेंट, अगर पहले आवेश Q1 ने दूसरे आवेश Q2 पर बल लगाया है तो उसको हम लोग बता सकते हैं कि ये दूसरे आवेश पर बल है पहले आवेश के कारण वेक्टर F21, और Q2 आवेश पहले आवेश पर बल लगा रहा है, इसको बोल सकते हैं पहले आवेश पर बल है दूसरे आवेश के कारण। अब स्टूडेंट, ये दोनों बल जो है, पहले आवेश ने दूसरे आवेश पर जो लगाया, दूसरे ने पहले पर जो लगाया, परस्पर बल लगा रहे हैं, मतलब एक आवेश का दूसरे आवेश पर यह बल है। तो इसलिए इन बलों को हम लोग पारस्परिक वैद्युत बल कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? पारस्परिक वैद्युत बल, और इनके परिमाण हमेशा बराबर होते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि पहले बल वेक्टर F12, मतलब पहले आवेश पर जो दूसरे आवेश ने बल लगाया है, और दूसरे आवेश के द्वारा जो पहले आवेश पर बल लगाया गया है, इनके परिमाण समान होंगे, बल्कि इनकी जो दिशाएं होंगी ये विपरीत है। तो आप देख सकते हो कि पहला आवेश जिस दिशा में बल लगा रहा है, उसके पहले आवेश पर दूसरे आवेश द्वारा जो बल लग रहा है उसकी दिशा जो है विपरीत है। तो अब हम बात करते हैं कि इन बलों को ज्ञात कैसे किया गया। तो यार, ये प्रयोग के आधार पर कूलाम ने एक नियम जो प्रदर्शित किया है, तो वो प्रयोग क्या है कि इन्होंने इन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश की मात्रा को जो है बढ़ाया। तो अगर वो Q1 के मान को बढ़ाते हैं और Q2 को नियत रखते हैं, तो उन्होंने देखा कि दोनों आवेशों के बीच जो बल लग रहा है F, वो बढ़ने लगा। तो इसका मतलब है आवेश के बढ़ाने पर बल बढ़ रहा है, तो आवेश और बल अनुक्रमानुपाती। फिर इन्होंने Q1 के मान को नियत रखा और Q2 आवेश के मान को बढ़ाया, फिर भी देखा कि Q1 इन दोनों आवेशों के बीच, Q1 और Q2 के बीच जो बल लग रहा है उसका मान बढ़ रहा था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों आवेशों के बीच जो बल लग रहा है वह इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। इसको नियम नंबर 1 कह दिया जाए। अब क्या हुआ कि इन दोनों आवेशों की मात्राओं को नियत रखा गया और इनके बीच की दूरी को आधा कर दिया गया। तो बीच की दूरी आधा करने पर बल 4 गुना बढ़ गए। अब जब इनके बीच की दूरी को उन्होंने 4 गुना कम कर दिया तो बल 16 गुना बढ़ गए। जब इन्होंने इसकी बीच की दूरी को 2 गुना किया तो बल 4 गुना घट गया। तो इस प्रकार प्रयोग के आधार पर उन्होंने ये देखा कि आवेशों के बीच जो बल है वो निर्भर करता है इनके बीच की दूरी पर, वो भी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के हिसाब से। तो इस तरीके अगर हम इन दोनों नियमों को सम्मिलित कर लेंगे तो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 आ रहा है, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर आ रहा है। छात्रों, जब भी हम लोग अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो अनुक्रमानुपाती के चिन्ह के स्थान पर एक अनुक्रमानुपाती नियतांक लग जाता है, तो वो हमें लगाना है। अनुक्रमानुपाती के चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक लग जाएगा। अब क्या है
इस नियतांक का हमको मान ज्ञात करना था। तो किया क्या गया कि एक एक कूलाम के दो बिंदु आवेश, मतलब दो बिंदु आवेशों में इलेक्ट्रॉनों की कमी की गई और उन कमी को कर करके दोनों वस्तुओं पर एक एक कूलाम का आवेश उत्पन्न कर लिया गया और इनके बीच की दूरी r बराबर 1 मीटर रख दी गई। तो भाई Q1 का मान 1 हो गया, Q2 का मान 1 हो गया। अब इन मानों को इस सूत्र में जब रखा गया तो F बराबर के 1 × 1/1 का स्क्वायर। तो भाई इस तरीके जो इन आवेशों के बीच बल लग रहा था वह बल अनुक्रमानुपाती नियतांक के बराबर आ रहा है। इस बल को जब मापा गया, इस बल का जब मापन किया गया तो वो मान निकला 9 × 10⁹। तो इस तरीके हमें अनुक्रमानुपाती नियतांक का मान 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ये हमें प्राप्त हुआ। तो हम क्या करते हैं, इस मान को यहां रख देते हैं 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपान r²। तो स्टूडेंट इस तरीके ये फार्मूला जो बन गया F = K Q1 Q2 by r² = 9 × 10⁹ Q1 Q2 by r²। लेकिन बाद में जब इस मान को देखा गया, इसकी और गणना की गई तो यह मान 1/4πε0 के बराबर प्राप्त हुआ। तो जब यार ये मान 1/4πε0 के बराबर प्राप्त हुआ तो इसी सूत्र में इसको लिख दिया गया 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r²। तो इस तरीके से यह जो है दो बिंदु आवेशों के बीच जो पारस्परिक वैद्युत बल लग रहे हैं उन बलों के मान को ज्ञात करने का सूत्र हमें प्राप्त हो गया। अब स्टूडेंट यहां बात आती है कि ε0 क्या है, तो सब कुछ डिस्कस करेंगे, बने रहिए आप हमारे साथ। तो स्टूडेंट अब हम लोग बात करते हैं कि ε0 क्या है। तो आप देख लीजिए भाई, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए। ओके, अब हम इसको रब कर देते हैं। तो यहां पर हमें बात करनी है कि दो बिंदु आवेशों के बीच जो बल लग रहा है वह F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r² आया। मतलब दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती आया। तो भाई हमें बात करनी है कि ये ε0 क्या है, हमें बात करनी है कि ε0 क्या है। तो F बराबर हमें प्राप्त हुआ 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r² न्यूटन, जहां 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। अब इस और Q1 Q2 दोनों बिंदु आवेशों के मान, Q1 Q2 बिंदु आवेशों के मान है, बिंदु आवेशों के मान। भाई किसी बिंदु वस्तु के में इलेक्ट्रॉनों की अगर कमी करेंगे तो उसमें धनावेश उत्पन्न हो जाता है और स्मॉल r दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी है, बिंदु आवेशों के बीच की दूरी है। अब यार ये जो ε0 है इसको बोलते हैं वायु अथवा निर्वात की विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं? वायु अथवा निर्वात की विद्युतशीलता, इसको बोलते हैं ε0। और इसका मान जब ज्ञात किया गया, भाई मान ज्ञात करने के लिए क्या करें, ε0 को इधर ले जाएंगे। भाई मान ज्ञात करने के लिए इसी सूत्र से हम क्या करते हैं, 1/4 × पाई × 9 × 10⁹ अगर ऐसा करेंगे तो ये ε0 का मान निकल आएगा। तो जब इसको कैलकुलेट किया गया, पाई के स्थान पर 22/60 रख सकते हो, 3.14 रख सकते हो। तो जब हल किया गया इसे तो ये मान निकला 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहां बात हो रही है कि भाई ये विद्युतशीलता क्या है, ये नया टर्म विद्युतशीलता क्या है। तो देखिए किसी भी पदार्थ की विद्युतशीलता, पदार्थ की विद्युतशीलता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं
परमिटिविटी ऑफ सब्सटेंस। क्लियर? तो भाई ये निर्भर करता है कि जो दो बिंदु आवेश हमारे पास हैं Q1 और Q2, अब इनके बीच जो माध्यम है, मतलब इन दोनों आवेशों के बीच कुछ भरा हो सकता है, जैसे वायु हो सकती है, जैसे कुछ भी नहीं हो सकता है, जैसे जल हो सकता है, ऐसे करके जो भी इन दोनों आवेशों के बीच माध्यम रखा हुआ है, उस माध्यम का एक गुण होता है जिसे हम विद्युतशीलता बोलते हैं। और ये गुण क्या करता है? ये गुण, ये जो Q1 आवेश Q2 आवेश पर बल लगा रहा है, इस बल के मान को परिवर्तित कर सकता है, इस बल के मान में प्रभाव डाल सकता है। जैसे स्टूडेंट, दो बच्चे हैं, आपस में लड़ रहे हैं और वहां पर टीचर नहीं, तो टीचर नहीं होगा, वो बच्चे आपस में लड़ाई अपनी बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर टीचर वहां प्रेजेंट होगा तो फिर बच्चों के बीच में वो लड़ाई को रोक सकता है, मतलब दो छात्रों के बीच होने वाली लड़ाई में वो क्या कर सकता है? उनके बीच लगने वाले लड़ाई वाले बल को कम कर सकता है। ठीक उसी तरीके किसी भी माध्यम के भीतर भी एक गुण होता है जो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के मान को घटा सकता है। अब ये लगने वाले बल को मान को घटाता है, मतलब विद्युतशीलता, विद्युत बल के प्रति कितना शील है, मतलब विद्युत बल के मान को कितना कम कर सकता है, उसी चीज को हम लोग बोलते हैं विद्युतशीलता। तो किसी पदार्थ का यह गुण जो किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के मान में प्रभाव डाल सके, उस गुण को हम लोग बोलते हैं विद्युतशीलता। स्टूडेंट, अब हम लोग अगर बात करें कि विद्युतशीलता, सबसे कम विद्युतशीलता जो है हमारी वायु में या जहां कोई भी माध्यम नहीं वहां होगी। तो मतलब अगर दो बिंदु आवेश वायु में रखे हो तो वहां सर्वाधिक बल लगे। अब अगर हम बात करें कि भाई अन्य, तो जैसे कांच, कोयला है, लकड़ी है, मिट्टी है, बालू है, गिट्टी है, जल है, तो इन सब में विद्युतशीलता पाई जाती है। यह इन बलों के मान को क्या कर सकता है? घटा सकता है। तो जितना ज्यादा माध्यम की विद्युतशीलता अपसाइलन होगी, उतना कम जो है बल यहां लगेगा। मतलब अपसाइलन का मान जितना ज्यादा, बल का मान, वैद्युत बल का मान उतना कम होगा। तो सर्वाधिक मान किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच कहां लग सकता है? तो सर्वाधिक मान किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लग सकता है जब वह आवेश वायु में रखे हो या उन आवेशों के बीच कोई माध्यम न हो। तो अब इस प्रकार से जो एक सूत्र बना, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये तब का सूत्र है जब किन्हीं दो आवेशों के बीच में कोई माध्यम रखा। अब स्टूडेंट, यहां पर जो है हम लोगों ने विद्युतशीलता को समझ लिया। विद्युतशीलता को समझने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि अगर कूलाम के नियम का सदिश रूप किस तरीके से पढ़ा जा सकता है। तो कूलाम के नियम के सदिश रूप की बात करेंगे। भाई आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है तो आप रेगुलर क्लास लीजिए, कॉपी ले लो, पेन ले लो, नोट्स बनाते चलो। यही नोट्स हैं जो आगे आपको काम आएंगी। क्लियर ना? नोट्स है तो भैया रिवीजन अच्छा होता है, और अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो दिक्कत होने लगती है। तो स्टूडेंट्स, कॉपी लो, पेन लो, नोट्स बनाओ। और देखिए भाई, नया चैनल है तो आप एक दूसरे से बता सकते हो, चैनल के सब्सक्रिप्शन बढ़ा सकते हो, ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे और मजा आएगा पढ़ाने में। तो अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो क्या है भाई अपना नेक्स्ट टॉपिक, समझते हैं। भाई कूलाम का नियम सदिश रूप में, तो सदिश रूप में कूलाम का नियम क्या होगा? सदिश रूप में कूलाम का नियम, तो भाई कोई दो बिंदु आवेश लेना है। पहला आवेश Q1 बिंदु ए पर रखा है, दूसरा आवेश Q2 बिंदु बी में रखा है। Q1 आवेश ने Q2 आवेश पर बल लगाया, वेक्टर F21। Q2 आवेश ने Q1 बल पर बल लगाया, वेक्टर F12। दोनों आवेशों के परिमाण समान होंगे। स्मॉल। अब सुनिए स्टूडेंट, सदिश रूप में पूरा मतलब जो आपने कूलाम का नियम पढ़ा है वही, बस बल एक सदिश राशि है।
और सदिश राशियों में दिशा होती, तो आपको दिशा दिखानी है। क्या दिखानी है? दिशा दिखानी है। परिमाण तो पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, पर उसकी दिशा क्या होगी? तो समझिए, समझते हैं, आगे चलते हैं। तो यार देखो, बिंदु आवेश Q1 के कारण, बिंदु आवेश Q1 के कारण, बिंदु आवेश Q2 पर बल, Q2 पर बल। तो भाई वेक्टर F बिंदु आवेश Q1 के कारण Q2 पर, तो वेक्टर F21 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन, यहां ध्यान देना है, तो भाई 1 से 2 तक के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट बनेगा वेक्टर 21। अब ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 21 है, तो इसका परिमाण लिखेंगे नीचे। परिमाण को भाई किसी भी सदिश का परिमाण या तो मान लगा के कहो या तो तीर हटा के कहो, बाबू जो भी कहना मुस्कुरा के कहो। अब यहां पर तो ये बन गया हमारा। अब दिशा भी लिखनी है, तो दिशा क्या होता है? इसका जो एकांक सदिश बनेगा। अब एकांक सदिश मिलेगा कैसे? एकांक सदिश ऐसा सदिश जो किसी सदिश के परिमाण को एक रखता हो, जिस सदिश का परिमाण एक हो और उसका उपयोग दिशा को निरूपित करने के लिए किया जाता है। तो R21 कैप ये बन गया जाके सदिश में सदिश के परिमाण से भाग देने पर प्राप्त होता है। तो भाई स्टूडेंट, इस तरीके जो है हमारा ये बन गया। अगर दूसरे तरह से हम लिखना चाहें तो वेक्टर F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर F21 Q, और यहां आ जाएगा भाई, ये मान जब रखेंगे तब यहां आ जाएगा वेक्टर R21। तो कुछ इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोगों ने दोनों आवेशों के बीच लगने वाली बल के मान को सदिश रूप में निकाल लिया। अब यही अगर हो जाए बिंदु आवेश Q2 के कारण बिंदु आवेश Q1 पर, तो Q2 के कारण Q1 पर बल, तो एकदम सिंपल सी बात है। यहां पर वेक्टर F12 कर देंगे, यहां पर भी 12 हो जाएगा, यहां पर भी 12 हो जाएगा, क्लियर? यहां पर भी 12 हो जाएगा, यहां पर भी 12 हो जाएगा, और यहां पर भी 12 हो जाएगा, यहां पर भी 12 हो जाएगा, यहां भी 12 हो जाएगा, यहां भी 12 हो जाएगा, क्लियर? तो इस तरीके से हमने Q1 पर जो बल का मान था उसे भी सदिश रूप में प्राप्त कर लिया। स्टूडेंट देख लीजिए भाई, कॉपी बनाते चले, नोट्स जरूर लिखें, बाद में काफी काम आने वाली है आपको। अब स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच बल निकालना सीख लिया, कूलाम का नियम सीख लिया। अब बात करते हैं परावैद्युतांक क्या होता है भाई, माध्यम का परावैद्युतांक क्या होता है। जैसे दो आवेशों के बीच में जल है, कांच, लकड़ी, कोयला, बालू, गिट्टी, कुछ भी भरा है, मिट्टी भरा है आवेशों के बीच में, तो उनके बीच जो बल के मान को घटाता है वो तो विद्युतशीलता है, कितने गुना घटाता है वो चीज पढ़ना है। क्या होता है किसी माध्यम का परावैद्युतांक? तो बात करते हैं माध्यम का परावैद्युत माध्यम का, परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक। इसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस, डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। भाई देखो, पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक होता है चालक पदार्थ जिसमें वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल के कारण उस पदार्थ में चल सके, उसको चालक कहेंगे। और एक होता है कुचालक। कुचालक वह पदार्थ होते हैं जिनमें वैद्युत आवेशों के बीच लगने के कारण वैद्युत आवेश चल नहीं सकता।
मतलब वैद्युत आवेश जहां है वहीं रहेगा, उसे बोलते हैं कुचालक। कुचालक पदार्थों को ही परावैद्युत पदार्थ कहा गया, जिनमें वैद्युत आवेश के बीच बल लगेगा लेकिन वो चल नहीं सकते, तो उन पदार्थों के परावैद्युत पदार्थ कहा गया। अब इस परावैद्युत पदार्थ का हमको परावैद्युतांक ज्ञात करना है कि क्या होता है। तो यार एकदम सिंपल सी बात है, मान लीजिए अपने पास जो एप्सिलॉन नॉट है वायु अथवा निर्वात की विद्युतशीलता, मतलब वायु अथवा निर्वात की विद्युतशीलता मतलब ये है कि ये सबसे कम विद्युतशीलता, क्योंकि ये सबसे अधिक बल दोनों आवेशों के बीच लगने देता है। 8.85 गुणे 10 की घात ऋण 12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट ये एप्सिलॉन क्या है? पदार्थ की विद्युतशीलता, कोई भी पदार्थ है उसकी विद्युतशीलता, पदार्थ की विद्युतशीलता। अब स्टूडेंट यहां कोई पदार्थ की विद्युतशीलता वायु अथवा निर्वात की विद्युतशीलता की अपेक्षा कितने गुना अधिक है। अब यार मान लो सपोज दैट हमारे पास 5 रुपए है, आपके पास 20 रुपए है, आपके पास कितने 20। अब हम आपसे पूछे कि हमारी अपेक्षा आपके पास कितने गुना ज्यादा रुपए हैं, तो आप क्या करेंगे? 4 बता देंगे तुरंत। तो 4 बताएंगे इसे, आपने अपने पैसों में हमारे पैसों का भाग दिया है तब तो 4 निकाल पाए। ठीक उसी तरह पदार्थ की विद्युतशीलता वायु अथवा निर्वात की विद्युतशीलता की अपेक्षा कितने गुना ज्यादा है, तो कितने गुना ज्यादा है उसके लिए आप एप्सिलॉन में एप्सिलॉन नॉट का भाग देंगे, तो ये जो अनुपात निकल कर आएगा उसी अनुपात को हम लोग परावैद्युतांक कहते हैं। और इस परावैद्युतांक का कोई मात्रक नहीं होगा, क्योंकि ऊपर का मात्रक नीचे के मात्रक से कैंसिल हो गया। तो यार बच्चों क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि किसी पदार्थ का परावैद्युतांक यह प्रदर्शित करता है कि इस पदार्थ की विद्युतशीलता वायु अथवा निर्वात की विद्युतशीलता की अपेक्षा कितने गुना ज्यादा है। तो स्टूडेंट ये बात हमको बड़ी अच्छी लगी भाई कि इतने गुना ज्यादा है। अब आप दिमाग लगाओ, अगर Q1 है दूसरा Q2 और इनके बीच माध्यम भरा जिसका परावैद्युतांक K, क्लियर? तो आप ये बताओ पहले इनके बीच बल कितना लग रहा था? पहले बल लग रहा था F इक्वल टू, इनके बीच की दूरी स्मॉल r भी मान लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। अब अगर परावैद्युत पदार्थ है तो इनके बीच बल का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन, भाई पदार्थ की विद्युतशीलता रखोगे ना, Q1 Q2 बटे r स्क्वायर हो गई। अब स्टूडेंट एप्सिलॉन का मान आप यहां से उठा कर रख दीजिए, तो क्या बना? F डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहां देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, ये जो हमारा मान है ये किसका है? F का है। तो F डैश बराबर F बाई के, मतलब परावैद्युतांक ये भी बताता है कि किसी पदार्थ का जितना परावैद्युतांक होगा वो वायु अथवा निर्वात की अपेक्षा दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान उतने गुना घटा देगा। अगर 5 है तो 5 गुना घटा देगा, 10 है तो 10 गुना घटा देगा। अब स्टूडेंट हम लोग कुछ पदार्थों की बात कर लेते हैं कि कुछ पदार्थों का परावैद्युतांक क्या क्या है। जैसे जल का परावैद्युतांक, तो जल का परावैद्युतांक के बराबर 81 होता है, मतलब वायु में दो आवेशों के बीच जो बल लगता है उसकी अपेक्षा 81 गुना कम बल लगने लगेगा जल में दोनों आवेशों के बीच। अब स्टूडेंट बात कर लेते हैं जो है वायु अथवा निर्वात का परावैद्युतांक। तो वायु अथवा निर्वात का परावैद्युतांक, निर्वात का परावैद्युतांक तो भाई ये बनता है के बराबर, भाई पदार्थ क्या लिया है? वायु, और वायु अथवा निर्वात से अनुपात निकालना है तो ये बनेगा 1। अब स्टूडेंट बात कर लेते हैं कि धातुओं का परावैद्युतांक क्या होता है। तो धातुओं का परावैद्युतांक होगा अनंत, परावैद्युतांक होगा अनंत, के का मान होगा अनंत। भाई अनुक्रमानुपाती नियतांक छोटा वाला के था और परावैद्युतांक बड़ा वाला के है, याद रखना। अब स्टूडेंट
एक और कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में आ रहा है कि ये जो के का मान है, ये जो के का मान है, यह सदैव बड़ा होता है या बराबर होता है 1 से। मतलब के मान हमेशा धनात्मक होंगे, क्लियर। और के का मान 1 से बड़ा होगा, ऋणात्मक के मान कभी नहीं हो सकते। कई बार जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं उसमें ऐसे क्वेश्चंस को बना लिया जाता है। तो स्टूडेंट देर मत करिए, नोट्स बनाइए, सब कुछ कर लीजिए। और हाँ, आपसे एक निवेदन है बच्चों, अपने इस YouTube चैनल के बारे में अपने आसपास जो लोग हैं, आपके मोबाइल से कनेक्ट होने वाले जो लोग हैं, उनको जरूर बताओ ताकि वो चैनल से पढ़ सके और अपना चैनल ऊपर जा सके। क्लियर स्टूडेंट, आपको पूरा विषय मिलेगा, यहाँ पूरा सब्जेक्ट मिलेगा, सब कुछ पढ़ोगे आप। क्लियर, तो नोट्स बना लीजिए। हाँ तो भाई, अब आज की क्लास तो शायद हमें लग रहा है यहीं से रोक देनी चाहिए, क्योंकि अब आगे पढ़ना है हमें वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो उसको पढ़ने के लिए कल मिलेंगे हम लोग। अगर आपने पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए, पीछे की वीडियो देखिए। कोर्स आपका शुरू हो गया है, क्लास आपकी रोज लगेंगी, ये हमारा आपसे वादा है। लॉकडाउन में भी आप करेंगे अच्छी पढ़ाई, ओ मेरे भाई पांडे सर जी के साथ। क्लियर, तो ओके, थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं, हम आपके उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कमेंट में ही प्रोवाइड कर देंगे। और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना यार, एक दूसरे के साथ शेयर कर देना यार।